हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब तक हमने यानी व्याकरण पर अभी तक मेरे दो वीडियो चले गए हैं। दो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से जो हिंदी को वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है जाइए पिछले दो वीडियो देखिए। जब ये दो वीडियो देखेंगे, मेरा वीडियो लेट इसलिए हो रहा है, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा था, इसलिए मेरा वीडियो लेट रहा। इसलिए रहा, नेटवर्क इशू चल रहा था, दो तीन दिन से नेटवर्क इशू आ रहा है। और मैं चाहता हूं जो कंटेंट आपको मिल रहा था उसमें थोड़ी जो बोर्ड के आसपास की डायमेंशन की जो प्रॉब्लम होती है, एंड मैं सोच रहा था कि आपको जो सोर्स मिले वो पूरा का पूरी तरह ऑथेंटिक हो और समय का भी अभाव होता है ना, समय का भी अभाव था। लेकिन जहाँ तक मैं रहता है, जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए मैंने पॉलिटिकल के लगभग 18 से 20 वीडियो दिए, मैंने लगातार वीडियो दिए हैं ना। जब तक हिस्ट्री के वीडियो गए मुझे लगातार रहे, कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी रहने की कोशिश करता हूँ है नहीं। लेकिन वादे के मुताबिक मैंने कहा मैं सिलेबस पूरा करवा कर रहूँगा, ऑनलाइन ही पूरा करवाऊँगा। पूरा जो हिंदी का सिलेबस होगा मैं पूरा ऑनलाइन ही करवाऊँगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। मैंने कहा मैं आपको भाषा से लेकर वाक्य तक, शुद्धि वाक्य तक, वाक्य विचार तक लेकर चलूँगा। यानी मैं पूरी व्याकरण भाषा होगी आपके साथ, पूरी एनालाइज करूँगा है ना, पूरा उसके साथ आपके साथ विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी है ना, जो मैं आपको कंटेंट दूँ लगभग पूरी तरह सिक्योर और श्योर हो, यानी उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही ना हो। मैं चाह रहा हूँ आपको जो सोर्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके बाद आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता ना हो। जो हिंदी का मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मेरे पास सीमित संसाधन है। मैं सोच रहा हूँ कंटेंट आपके पास अच्छा जाना चाहिए है ना। जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एग्जाम कोई सा दे देना है ना, कितना भी छोटा एग्जाम हो, कितना भी बड़ा एग्जाम हो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो ऑथेंटिक होगा। मैं कई किताबों का अध्ययन करने के बाद आपके सामने, हालांकि मैं 2 बार हिंदी पढ़ा चुका हूँ, 2 बार हिंदी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके से है ना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हिंदी की जो वीडियो होंगे बार बार देखिए। आपके पास यूट्यूब पर मेरे 50 से ऊपर के वीडियो, तो आप जाइए ना, आप छुट्टी में वीडियो देखिए। आप बार बार मैसेज करने से क्या होगा है ना, दूसरे इंसान की भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करेंगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके लिए है ना। तो अब बेहतर होगा आप जाइए पुराने वीडियो का रिवीजन कीजिए है ना, पुरानी जो वीडियो हैं उन्हें देखिए, सामने रखकर रिवीजन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और उसके बाद में जो पॉलिटिकल होगा वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो पॉलिटिकल होगा स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। यानी जो बच्चे 12th क्लास पास किए हैं उन्हें पॉलिटिकल पढ़ने की इच्छा क्या पढ़ना ही चाहिए है ना। आमतौर पर ऐसा होना चाहिए कि एक जो साधारण बच्चा होता है उसे भी अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि उसे भी अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। तो पूरी चर्चाएं करेंगे आपके संग है ना, पूरे विस्तार पूर्वक, पूरे फुल डिटेल के साथ है ना, सब्जेक्टिव भी और जो सब्जेक्टिव हो और ऑब्जेक्टिव भी, पूरी तरह चर्चा करेंगे आपके साथ। चलिए बात करते हैं हिंदी की। किसकी? हिंदी की। भाषा जाना, भाषा का महत्व जानने की कोशिश करी, भाषा किस तरह सीखी जाती है जानने की कोशिश, भाषा का विकास क्रम जानने की कोशिश करी। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। आज हम जो हिंदी का मुख्य पार्ट होगा उसके अंतर्गत प्रवेश कर जाएंगे, जानने की कोशिश करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि व्याकरण किसे कहते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपके संग जानने की कोशिश करते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। इस टॉपिक पर आपके साथ बात करूंगा कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण आपको पता होना चाहिए है ना। बोर्ड पर देखिए, इधर जो लिखा हुआ है वो ऑथेंटिक नहीं है ना। इधर जो लिखा हुआ है, इधर आप जो लिखा हुआ देख रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल वो है जिस तरह मैं नोट्स बनवाऊंगा उसी तरह आपको नोट्स बनाने होंगे है ना, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं किसकी? व्याकरण की। आप काफी में हेडिंग बनाइए व्याकरण। क्या हेडिंग बनानी है आपको? व्याकरण। ये व्याकरण क्या भला है आपको पता होना चाहिए। जो व्याकरण है, व्याकरण देखते हैं आप, ये क्या भला है आपको पता होना चाहिए। व्याकरण अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें, हालांकि मैंने आपको संधि विच्छेद नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने कहा पूरी जो हिंदी व्याकरण होगी एक दूसरे से लिंकिंग और उलझी हुई है। अगर आप इसे अलग अलग कर नहीं पढ़ सकते, समझे। तो बात करते हैं व्याकरण की। तो इसे आप लिख सकते हैं V + A + करण, V + A + करण, V + A + करण। आप इसे ऐसे कह सकते हैं V + A + करण। इसका जो अर्थ होता है, इसका जो व्याकरण का आप शाब्दिक अर्थ देखते हैं, व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ देखते हैं आप, व्याकरण का आपको संधि विच्छेद भी पता होना चाहिए। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, व्याकरण का अर्थ क्या होता है? तो व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति प्रकार से समझना, भली भांति प्रकार, अच्छी तरह से समझना, भली भांति प्रकार से समझना। अब अर्थ लिखिए इसका, व्याकरण का अर्थ लिखिए। तो व्याकरण का अर्थ होता है भली प्रकार से समझना। क्या होता है? भली प्रकार से समझना। तो भली प्रकार से समझना, तो व्याकरण का अर्थ होता है भली प्रकार से समझना, भली प्रकार से समझना। इसका अर्थ होता है भली प्रकार से समझना।
तो फिर व्याकरण की परिभाषा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, इसकी ऑथेंटिक परिभाषा क्या होती है, व्याकरण है क्या भला। व्याकरण आपने पढ़ा होगा हिंदी क्लास में 9th से लेकर 9th 10th आप पहले पढ़ते आ रहे होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, संधि, इस तरह के जो शब्द आप देखते होंगे, सर्वनाम, संधि, संधि विच्छेद, इस तरह के, है ना, समास, विभव, विभक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे, इस तरह विलोम शब्द, इस तरह ये किसके अंतर्गत आते हैं, व्याकरण के। तो व्याकरण है क्या, आइए जानते हैं व्याकरण है क्या। तो व्याकरण सब बच्चों बताना चाहिए आपको। तो इसका मतलब होता है भली प्रकार से समझना, व्याकरण का अर्थ होता है भली प्रकार से समझना। आइए जानते हैं परिभाषा कैसे बनती है। तो परिभाषा बनती है, तो व्याकरण आपसे पूछा जाए तो व्याकरण एक प्रकार से एक पुस्तक है, पुस्तक कुछ नहीं है, व्याकरण की एक प्रकार की पुस्तक है ना, विधा है। आप इसे पुस्तक ना कहते हो, विधा भी कह सकते हैं, विधा नहीं कह सकते आप इसको ग्रंथ भी कह सकते हैं, ग्रंथ क्या कह सकते हैं, ग्रंथ। तो ग्रंथ नहीं कह सकते आप इसे रचना भी कह सकते हैं, रचना क्या कह सकते हैं, रचना। रचना नहीं कह सकते आप इसे संस्करण भी कह सकते हैं, संस्करण। तो जो आप व्याकरण एक प्रकार की विधा ना कहते हुए ग्रंथ या रचना एक संस्करण है ना, जिसके अंदर वर्णों की जानकारी मिलती है, वर्णों की जानकारी मिलती है। आप ऐसे नहीं कह सकते, तो आप ऐसे कह सकते हैं, है ना, जिसे भली प्रकार से समझना होता है। जो व्याकरण का अर्थ होता है भली प्रकार से समझना, तो आप ऐसे कह सकते हैं। तो व्याकरण एक प्रकार का ग्रंथ या रचना या संस्करण, ग्रंथ भी कह सकते हैं, रचना भी कह सकते हैं, संस्करण भी कह सकते हैं, पुस्तक भी कह सकते हैं। एक प्रकार की पुस्तकें विधा कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं, रचना कहते हैं, संस्करण कह सकते हैं। संस्करण क्या कह सकते हैं, संस्करण। तो हमारा संस्करण हुआ। उसके बाद बात करते हैं किसकी तो जो व्याकरण होती है ना, व्याकरण जो आप व्याकरण में देखते हैं, इससे हमें 3 बातों का पता चलता है। हमें 3 बातें कौन कौन सी है आपको लिखना होगा अपने नोट्स में। जो व्याकरण होती है, व्याकरण आप बोर्ड पर देख रहे हैं, व्याकरण, इससे 3 बातों की जानकारी मिलती है। नंबर 1 आपको पता होना चाहिए, जो व्याकरण, जो भी आप कोई भी व्याकरण पढ़ रहे हो, व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। जो व्याकरण से आपको जानकारी मिलती है उच्चारण की, कि क्या बोलना है, क्या उच्चारण करना है, क्या बोलना है, इसकी जानकारी मिलती है। नंबर 2 आपको जानकारी मिलती है जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसके लेखन की जानकारी मिलती है, लेखन की, जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसके लेखन की जानकारी मिलती है। नंबर 3 जो जानकारी मिलती है शुद्ध प्रयोग की, कि इसका शुद्ध प्रयोग। जब आप व्याकरण सीख जाएंगे तो मेरा यकीन मानिए आप भाषा का शुद्ध प्रयोग सीख जाएंगे। आपकी जो हिंदी लिखने की कला है उसमें सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट। 10 वीडियो आप मेरे देख चुके होंगे, उसके बाद बताना जो आप हिंदी लिखते थे आप समझ जाएंगे इसमें कमी कहाँ थी, है ना। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव पर्सन एक भी नहीं बचेगा। 40 नंबर की जो स्टेट के जो पेपर होते हैं उसमें लगभग 30 से 40 नंबर की हिंदी आती है। तो मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई हिंदी होगी, उसके बाद कोई सोर्स रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नोट्स बनाने हैं आपको। एक बार नोट्स बनाते चले जाइए, है ना, धीरे धीरे उसे रिवीजन करते चले जाइए। उसके बाद कोई सोर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चैप्टर पूरा कराने के पश्चात उससे संबंधित आए जो पर्सन पेपर में होंगे या आ सकते हैं, उनकी भी चर्चाएं लगातार करूंगा इसी माध्यम, इसी प्लेटफॉर्म पर। नंबर 3 बात करते हैं किसकी, वाक्य। नंबर 3 हमारा जो होगा शुद्ध प्रयोग। तो अगर आप मेरे साथ व्याकरण सीखेंगे तो शुद्ध प्रयोग करना सीख जाएंगे। यानी व्याकरण हमें 3 चीज बतलाती है। क्या? नंबर 1 बतलाती है आपको उच्चारण, नंबर 2 बतलाती है क्या, लेखन, नंबर 3 शुद्ध प्रयोग, की भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे करते हैं। व्याकरण आपको 3 चीज सिखाकर जाती है। उच्चारण करना, क्या बोलना है आपको, ये सिखाती है। उसके बाद लिखना क्या है ये बताइए, लिखते कैसे हैं, लेखन करना आपके लेखन कला का विकास करती है आपके अंदर। उसके बाद आप उस लेखन कला का जो आप लिख रहे हो शुद्ध है उसका प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग सिखाती है क्या, व्याकरण। ये 3 बातें बतलाती है। कौन? व्याकरण आपको 3 बातें बतलाती है। आप नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैंने कहा आप पेपर में नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसे लिखने में क्या बुराई है, आप लिखिए ना। कहा जाता है, वैज्ञानिक के मुताबिक कहा जाता है, अगर आप जो दिमाग से सोचते हैं अगर आप उसका क्रियान्वयन कर ले, यानी अगर आप उसे लिखित तौर पर अपने हाथ से उतार ले, तो मेरा यकीन मानिए उसके बाद कभी उसे पढ़ने की और रिविजन करने की बहुत कम जरूरत होती है। क्यों? आप उसे अगर लिख कर याद कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद तो व्याकरण जो व्याकरण होती है, आप व्याकरण देखते हैं ना, व्याकरण तो ये उच्चारण और आपका लेखन और शुद्ध प्रयोग ये सीखते हैं। चलिए, ये 3 बातें बतलाती है। आपको पता होना चाहिए जो व्याकरण होगी प्रत्येक व्याकरण, जो व्याकरण होती है ना हमारी पूरी व्याकरण इन 3 बिंदुओं के आसपास घूमेगी। आपको पता होना चाहिए व्याकरण इनसे मिलकर बनती है। पूरी व्याकरण इन 3 बिंदुओं के आसपास घूमेगी। ये 3 बिंदु कौन कौन से होंगे? 3 पॉइंट देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नंबर एक आपका होगा वर्ण विचार, है ना, वर्ण विचार। ये बड़ा टॉपिक चलने वाला है आपका। उसके बाद होगा शब्द विचार, बताऊंगा वर्ण किसे कहते हैं, शब्द विचार। नंबर 3 जो आपका होगा वो होगा वाक्य विचार। हेडिंग बनाइए, व्याकरण जो होगी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ये वर्ण विचार क्या होता है ना, ये वर्ण क्या होता है, यानी जो आप ऐसे लेकर अज्ञा से ज्ञानी तक, है ना, जो 52 वर्ड देखते हैं, 52 हिंदी
कहते हैं ना हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने अक्षर होते हैं, अक्षर नहीं कहते ना, कितने वर्ण होते हैं, तो कितने वर्णों की संख्या कितनी होगी, 52 होगी। कभी कोई बच्चा कहते हैं 53 होगी, कुछ कहते हैं 56 होगी, आपको पूरा बताएंगे 53 होगी, बताएंगे क्यों होगी 53, 52 नहीं 53 होगी, 53 मतलब 53 होगी, है ना, बताएंगे आपको क्यों होगी उनकी संख्या 53। तो बात करते हैं किसकी, वर्ण विचार की, फिर बात करेंगे शब्द विचार की, फिर बात करेंगे वाक्य विचार की। अभी ये जो टॉपिक होगा ना वर्ण विचार, ये काफी बड़ा चलने वाला है ना। वर्ण कितने होंगे, वर्ण कितने होंगे, ये काफी बड़ा टॉपिक चलने वाला। वर्ण हो क्या, ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले आपको। वर्ण जो वर्ण नाम कहते हैं वर्ण, ये वर्ण है क्या, वर्ण जो आप नाम देख रहे हैं है क्या, ये क्या बोला। 1 मिनट के लिए मैं देखता हूँ कि वीडियो सही जा रहा कि नहीं जा रहा, यहाँ प्रॉब्लम मुझे देखना पड़ता है सब। हाँ तो बच्चों व्याकरण, जो हमारी व्याकरण होगी वो 3 शब्दों पर टिकी होगी, 3 पॉइंट होगी, उसके पूरे आसपास घूमेगी पूरी व्याकरण। जो पूरी की पूरी व्याकरण होगी वो 3 शब्दों के आसपास घूमती हुई दिखाई देगी आपको। वो कौन कौन से 3 शब्द होंगे, वो एक तो होगा आपका वर्ण विचार, दूसरा होगा शब्द विचार, तीसरा होगा वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये वर्ण विचार काफी लॉन्ग चलने वाला है। मुझे लगभग इसके लगभग 10 वीडियो ना चले जाएं, है ना। उसके बाद देखना, जब आप 10 वीडियो देख चुके होंगे ना हिंदी के, उसके बाद बताना हिंदी आई कि नहीं आई। हिंदी आपकी नसों में प्रवेश करनी स्टार्ट हो जाएगी, हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो पहले आप कॉपी में हेडिंग बनाएंगे वर्ण विचार, वर्ण विचार, ये मैंने आपके लिए ऑथेंटिक किया है ना, लिखा हुआ है बोर्ड पर कि वर्ण विचार है क्या। वर्ण तो आप, मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, है ना, उस पर मत जाइएगा। आपको नोट्स में इस तरह मेंशन करना होगा। देखिए आप, वर्णों का शुद्ध लेखन, यानी जो वर्ण होते हैं आप, ए कहाँ लिखना है, ए क्या, जो क लिखते हैं, ख ग ध ड, कहाँ लिखना है, उनका शुद्ध लेखन कैसे लिखना है उनका, है ना। तो वर्णों पर विचार करते हैं, वर्णों का शुद्ध लेखन और उच्चारण और प्रयोग कहाँ से आया, ये बताना चाहिए आपको, ये आया कहाँ से, है ना, ये बताना चाहिए। जो वर्ण आप कहते हैं कि जो वर्ण देखते हैं, वर्ण देखते हैं, वर्ण ये आ, आप ये लिख दिया आ, ये बोला कैसा आपने, जो आपने बोला अ, ये जो वर्ण है ना, ये वर्ण जो आ ई ओ, ये इस तरह के छोटे, ये बड़ी, इस तरह, ये आए कहाँ से, ये पता होना चाहिए आपको, ये आए कहाँ से, ये निकल गए ध्वनि से। कहाँ से निकल गए, ध्वनि से निकल। तो जो वर्णों की उत्पत्ति हुई ना, वर्ण जो आप कहते हैं, जो वर्ण कहते हैं ऐसे लेकर अज्ञा से ज्ञानी तक के जो वर्ण आपको दिखाई देंगे सर, इनकी सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ध्वनि से हुई। यानी ध्वनि ना, आप जो वर्णों की जो माता होगी वह क्या होगी, ध्वनि होगी। इन्हें जननी भी कह सकते हैं, जननी बताऊंगा अभी, ध्यान से समझना सब अच्छे तरीके से। तो वर्णों का शुद्ध लेखन या शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों पर विचार करें, वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग। वर्ण आए कहाँ से, है ना, वर्ण जो वर्ण वे आए कहाँ से, वे आए कहाँ से, ध्वनि से। चलिए अच्छा, ध्वनि क्या, ध्वनि में आपको बताना चाहिए ध्वनि क्या। अब आपको कॉपी में हेडिंग बनानी, ध्वनि क्या, ये ध्वनि जो आप देखते होंगे ध्वनि है क्या, ध्वनि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान से सुनना, किसी भी भाषा की मौखिक इकाई, किसी भी भाषा की मौखिक इकाई, किसी भाषा की जो मौखिक इकाई होती है ना, मौखिक भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर आप, तो वो क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा की, कोई भाषा बोल रहे हो आप, कोई भाषा, इंग्लिश बोल रहे हो आप, उसके लिए क्या, उसकी जो सबसे मौखिक इकाई होगी, उसकी जो सबसे मौखिक इकाई, मुख से बोलने वाली जो छोटी इकाई होगी, मौखिक को छोटी इकाई होगी, वो क्या होगी, ध्वनि। पहला आप बोलते हैं, उसके बाद कोई इंसान सुनता है ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्वनि। तो ध्वनि क्या होगी, तो ध्वनि हमारी क्या होगी, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ये पर्सन पेपर में पूछा हुआ, ये जो पेपर में पर्सन आपको बता रहा हूँ, ये पर्सन पेपर में पूछा हुआ कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। सोचना होगा, अपने दिमाग को जोड़ डालने की कोशिश करो, है ना। उसके बाद जैसे आ देखते हैं आप, ये कहाँ से आवाज़ आई नहीं आई है, ये जो आवाज़ आई ना, ये ध्वनि है ना। यानी कोई भी भाषा हो, भाषा की सबसे मौखिक इकाई होगी, वो क्या होगी, ध्वनि होगी। और ध्वनि जो आप बोल लोगे, जो वर्ण ना, ये ध्वनि से मिलकर बनते हैं। जो वर्ण होंगे आपके अ क ख ग ज, जितने 52-53 तक देखते होंगे ना आप, सारे के सारे किससे मिलकर बनते होंगे, ये ध्वनि से मिलकर बनते हो। तो ध्वनि निर्माण करती है। अगर इन ध्वनि को लिख दिया जाए, इन जो ध्वनि आप देखते हैं, इन ध्वनि को अगर लिख दिया जाए तो किसका निर्माण होगा, वर्ण का निर्माण होगा। यही बात आपको समझानी थी मुझे। अच्छा, आपको बताना चाहिए जो इनकी लिखित इकाई होगी वो क्या कहलागी, वर्ण। ध्वनि की जो लिखित इकाई होगी, ध्वनि की जो लिखित इकाई होगी वो क्या कहलागी, वर्ण कहलागी। क्या कहलागी, वर्ण। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक भाषा ने पूछा, ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। आप कोई भाषा बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये एक भाषा
इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ये भाषा किससे मिलकर बनी? जो मैंने वाक्य बोला, ये पूरा का पूरा एक वाक्य मैं आपको बहुत अच्छा समझा रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस बोला गया, मेरे द्वारा जो सेंटेंस बोला गया, मैं आपको बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शब्दों से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे शब्द। वे शब्द किससे मिलकर बने होंगे? वर्ण से मिलकर बने होंगे। वर्ण की संख्या कितनी हो? 53 हो। कितनी हो? 53 या 52 बताऊंगा, क्लियर करूंगा आपके सामने, सब क्लियर करने वाला अभी, है ना। तो जो कितनी होगी 52 53 जितनी होगी वहीं चर्चा करूंगा। तो ये जो वर्ण है ना, वर्ण ये वर्ण, ये क्या किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है? क्या होती है? वर्ण होती है। ये बात आपको याद रखनी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? आपकी वर्ण होगी। वर्ण आप कॉपी में नोट डाउन करते चल जाओ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। रटना नहीं, समझना। उसके बाद अर्थ के आधार पर, अच्छा क्या वर्ण, अगर हमने ये लिख दिया क, इसका क्या अर्थ होगा? आप खुद ही बताओ। ये एक वर्ण है कि नहीं है? हाँ है। जितने भी ऐसे लेकर अज्ञा से ज्ञानी तक जितने भी आपको दिखाई देंगे इन्हें सबको वर्ण बोलते हैं। जितने भी ये आपको जो शब्दों की छोटी छोटी इकाई इन्हें बोलते हैं वर्ण। शब्दों की जो छोटी छोटी इकाई होगी उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। दिखाई देंगे आपको अ से लेकर अज्ञा से ज्ञानी तक, अ से लेकर अज्ञा से ज्ञानी तक दिखाई देंगे जो इनकी संख्या है, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना? वर्ण। चलिए, जब इन्हें वर्ण बोलते हैं आपको पता होना चाहिए क्या इनका कोई अर्थ होगा? ये वर्ण तो है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण तो है, लेकिन क्या इनका अर्थ होगा? जी नहीं, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जब इनका कोई अर्थ नहीं होगा तो फिर अर्थ किसका होगा? अर्थ होगा, अर्थ होता शब्दों का। तो पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, अर्थपूर्ण इकाई। तो अर्थ के आधार पर छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ऐसे भी कह सकते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगा। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ आएगा निकल कर, है ना। जैसे खाना, देखो ये लिख दिया खाना, खाना तो आप समझे इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, यानी कुछ कहने की कोशिश करी जा रही, खाने का कुछ अर्थ होगा। अगर हम लिख देते ओनली ख लिख देते, ख का अर्थ होगा, यानी वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, केवल शब्द का अर्थ होगा। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ना, जिसका अर्थ होगा, तो वो क्या होगा? शब्द होगा। चलिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, यानी उसके अब भाव अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, तो वो होगी ध्वनि। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई क्या होगी, तो वो होगी वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की अर्थपूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई जिसका अर्थ हो, तो वो क्या होगी? तो हमारी होगी शब्द। अगर आपसे पूछा जाए भाव के आधार पर, भाव या सेंस, भाव जिसे कहते हैं, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या होगी? वाक्य होगी। यानी वाक्य का एक भावार्थ होगा, यानी जो सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, वाक्य बोलते होंगे, उसके अंदर कोई भाव छिपा होगा। एक शब्द का कोई भाव नहीं हो सकता, है ना। अगर आप पूरा एक वाक्य बोल लेंगे, उसका एक भाव होगा, तो भावार्थ। जैसे आप पढ़ते थे 10वीं क्लास में पढ़ते थे भावार्थ, दो इसका एक वाक्य लिखा हुआ करता था, तो एक वाक्य पूरा लिखा होता, उसका फिर भावार्थ लिखा करते थे। एक पूरा पैराग्राफ आता नहीं, उसमें बहुत सारे वाक्य हुआ करते थे, तो उसका क्या लिखा करते थे? भावार्थ लिखा करते थे। तो भाषा के आधार पर, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी भावार्थ के आधार पर, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? वाक्य। ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए, छोटे छोटे एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम तक, जितने मैं चर्चाएं करूंगा शायद ये किसी बुक में मिलने वाला है, समझे। याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करूंगा मैं। अच्छा चलो सर, आपने ये तो बता दिया, आपने ये नहीं बताया वर्ण क्या हो। अब इस टॉपिक पे आपके साथ बात करने वाले कि वर्ण क्या हो, तो काफी लॉन्ग टॉपिक चलने वाला आपका। तो अब सब बच्चे हेडिंग बनाएंगे कापी में, वर्ण। कापी में हेडिंग बनाएंगे सब बच्चे वर्ण, कि वर्ण क्या होगा। ये वर्ण क्या भला? वर्ण, जो वर्ण कहते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण, जितने वर्ण होंगे ऐसे लेकर अज्ञा से ज्ञानी तक, इनकी कुल संख्या 53 होगी। कितनी होगी? 53। बताऊंगा कितनी होगी। तो वर्ण कितने होंगे हमारे? 53 होंगे। उसके बाद जो वर्ण होंगे ना, वर्ण, उन्हें दो भागों में बांटा गया। जो आपके वर्ण होंगे इन्हें दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 जो वर्ण होगा हमारा, नंबर 1 वर्ण होगा ना, उसे कहते हैं स्वर। नंबर 1 होगा स्वर। नंबर जो 2 होगा हमारा, वो होगा व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 होगा व्यंजन। नंबर 1 स्वर होगा, नंबर 2 क्या हो? व्यंजन। यही बात करते हैं, पूरा स्वर क्या हो, व्यंजन क्या हो। अभी बात करने वाले सिर्फ एक टॉपिक, वो कौन सा होगा? स्वर को लेकर, है ना, स्वर। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए जो हिंदी व्याकरण होती है ना, आपकी हिंदी व्याकरण के अंदर जो वर्ण होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होगा आपका स्वर, एक होगा व्यंजन। व्यंजन वाला पार्ट अलग से स्टडी करने वाले, जब संधियों की चर्चाएं करेंगे आपके साथ, अभी बाद में स्टडी करने वाले। अभी बात कर रही केवल स्वर की, स्वर को लेकर बात करेंगे, उसे लेकर पेपर में कैसे सवाल बन सकते हैं, बने हुए हैं, है ना, कैसे सवाल बन सकते हैं, बने हुए हैं, उनकी चर्चाएं करेंगे, है ना। मैंने कहा मैं पूरा एफर्ट लगा दूंगा समझाने के, अच्छा कंटेंट दे दूँ आपको, दूंगा अच्छा कंटेंट, है ना। इसलिए मेरा जो वीडियो होगा लेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा होपफुल होगा, है ना। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट, अगर कभी छुट्टी लग जाए तो पीछे की वीडियो जाओ और रिवीजन करके देखो, ठीक है। तो
हम बात करेंगे इसकी स्वर की, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो हिंदी वर्णमाला हो ना, हिंदी वर्णमाला उसके अंदर कितने स्वर हो, तो 11 स्वर हो उसके अंदर। कितने स्वर हो? 11। कुछ बच्चे कहते हैं 13 स्वर। जी नहीं, 13 स्वर नहीं होते, इसके अंदर 11 स्वर होंगे। ठीक है, तो आप गलत हैं। अगर जो बच्चा कह रहा है कि 13 स्वर होंगे तो 11 स्वर होंगे। 11 के 11 के नाम भी लिखने वाले बोर्ड पर, 11 के 11 के नाम भी लिखने वाले। तो जो हिंदी वर्णमाला हिंदी होगी, हिंदी व्याकरण के अंदर कितने स्वर होंगे? वर्ण के अंदर वर्ण 2 प्रकार के हों, है नहीं, स्वर भी हो व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिला तो क्या बन जा? वर्ण। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता, वर्ण किस किन से मिलकर बनता है? स्वर और व्यंजन से। यानी हर लाइन प्रश्न है यहाँ जो मैं चर्चा करने वाला, वो हर लाइन प्रश्न होगी। स्वर कितने होंगे? स्वर आपके होंगे 11। अच्छा सर, ये स्वर हो गया, व्यंजन की बात नहीं कर रहे भी, व्यंजन की बात नहीं कर रहे, पहले बात करते हैं स्वर की। कौन कौन से वो बाद में बात करेंगे। स्वर उसे कहते हैं, आप जानते भी होंगे, अ, ई, जो अचानक निकल जा, जिस शब्द को एक ऐसा वर्ण होगा जिसका जब आप उच्चारण करते हो, उच्चारण का मतलब बोलते होंगे, एक ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय प्राण वायु के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, जिसे स्वतंत्र बोल सकते हो। आप बोल रहे अ, क्या आपकी जीभ टकराई क्या? ऊपर नीचे टकराई क्या? डायरेक्ट नहीं बोल रहा क्या? आप बोल रहे ई, आप बोल सकते हैं ई, यानी जो आपकी जीभ होगी ना वो ऊपर नीचे टच नहीं हुई क्या? यानी कोई अवरोध नहीं हुआ। ये ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते हुए कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तो उसे बोलते हैं स्वर। एक सबसे ऑथेंटिक परिभाषा बता रहा हूँ आपको, यानी प्राण वायु के मार्ग में, प्राण वायु बोलते हैं जो अंदर से वायु निकल कर आती है ना, आप बोलते हैं, यानी जो आपकी वायु होती है जिसके अंदर प्राण बसे होते हैं उसे बोलते हैं प्राण वायु के मार्ग में अगर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता तो जो वर्ण होगा वो वर्ण नहीं, वो व्यंजन, वो स्वर कहलाएगा। वो वर्ण नहीं, वो वर्ण क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। आप बोलोगे देखो क, जैसे आप क बोल लोगे तो जीभ ऊपर नीचे टच होगा, क कहलगा, जीव ऊपर नीचे टच होता है, प्राण वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। जब अवरोध उत्पन्न होगा तो वो व्यंजन होगा, है ना। जब अवरोध उत्पन्न नहीं होगा उसे स्वतंत्र बोल सकते हो। ये नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं जो आपके स्वर होंगे ना वे हमेशा स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र कैसे होंगे? स्वतंत्र होंगे, लिख लेना अच्छे तरीके से, है ना। जो हमारे स्वर होंगे वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, है ना, वे वर्ण जिनका जो उच्चारण करते समय प्राण वायु के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। परिभाषा में मत जाइए, पहले परिभाषा को समझिए, परिभाषा में मत जाइए, लिखने में कम और समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। ये कौन कौन से होंगे आपके? ये होंगे आपके आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, फिर बड़ा ए, फिर ओ, फिर बड़ा ओ। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके रहे स्वर, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी परेशान आवत, सर ये क्या बला, ये चलो ये तो आपके क्या हुआ स्वर, ये क्या बला? अ एक और था, एक था हमारा अंग, ये वाला, ये क्या? एक तो ए हो, इसके ऊपर बिंदी हो, एक तो ए इसके ऊपर बिंदी, और ये है क्या? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये बेटे स्वर में नहीं गिने जाते, इन्हें बोलते हैं अयोग वाह्य ध्वनि, अयोग वाह्य ध्वनि, अयोग वाह्य ध्वनि, इन्हें बोलते हैं अयोग वाह्य ध्वनि। क्या बोलते हैं ना? अयोग वाह्य ध्वनि। सर ये अयोग वाह्य ध्वनि क्या होती है? तो बुक में बहुत लिखा हुआ, एनसीईआरटी 12th क्लास में भी लिखा हुआ, जाकर देख लेना बुक खोल कर, उसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो चलो देखिए अयोग वाह्य ध्वनि का अर्थ क्या हो? अयोग वाह्य ध्वनि, ए का मतलब हो नहीं, ए का क्या मतलब हो नहीं, बाद में चर्चा करूंगा इनकी। ए का मतलब योग, जिनका नहीं होता योग, है ना। वाह्य का मतलब व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ जिनका प्रयोग नहीं हो, ये केवल स्वर के साथ प्रयोग है, व्यंजन। ये ऐसे, यानी ये ऐसे वर्ण होंगे जिनका प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं होगा, जिनका प्रयोग व्यंजन के साथ नहीं होगा, इनका प्रयोग हम केवल स्वर के साथ करेंगे। स्वर की आगे बताने वाला हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। इनका प्रयोग आप केवल किसी साथ करने वाले? स्वर के साथ करने वाले, ठीक। तो क्या होंगे? एक तो आपका अ होगा, एक अंग होगा, तो ये क्या होंगे? ये आपके अयोग वाह्य ध्वनियां होंगी। जो अयोग वाह्य ध्वनियां होगी ना, अयोग वाह्य ध्वनियां बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले आपके साथ, जो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले। चलिए और क्या रहा आपका? बात करते व्यंजन की। सर ये व्यंजन क्या होता? अच्छा चलो व्यंजन ही बताओ। आपको बताऊं, संस्कृत के अंदर हमारे हिंदी जो वर्णमाला होगी, हिंदी वर्णमाला के अंदर तो आपके 11 स्वर होंगे, लेकिन आपके अगर यही संस्कृत आ जा तो उसके अंदर 13 स्वर होते हैं। सर ये 13 क्या बोला? आइए संस्कृत के, लेकिन संस्कृत जो होगी ना, संस्कृत के अंदर आप स्वर नहीं बोलते, उसे बोलते अच। क्या बोलते हैं? अच। क्या बोलते हैं? अच। संस्कृत के अंदर ये भी पता होना चाहिए, पूछ ले कभी संस्कृत भी पढ़ाऊंगा कभी किसी पेपर में आ जाए संस्कृत भी। सर ये जितनी भाषाएं होंगी लगभग सारी सीख ली,
तो सारी भाषाएं आती हैं। अच, अच स्वर होंगे, तो स्वर जो होगा तो स्वर होगा आपका इनकी संख्या होगी 13। एक तो होता आपका, देखो एक तो होता आपका रीरी, आप सुनते होंगे रीरी, लेकिन एक होता आपका बड़ा रीरी, ये वो बड़ा रीरी। एक हो आपका लर, ये तो आपने पढ़ रखा, ल इसके नीचे लगा रहा र। तो ये जो आपके संस्कृत के अंदर दो जोड़ जा, हिंदी के तो है ही हैं, जो आपके हिंदी के देख रहे थे वे तो है ही, इसके अंदर दो जोड़ दो। हिंदी के कितने 11 और 2 कितने 13, ये हमारे संस्कृत के बन जा। संस्कृत के अंदर कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। चलिए बात करें संस्कृत की, बात नहीं कर रहे है ना। समझ में आया तो बता दिया, समय पर समझ में आया तो बता दिया, याद आया तो बता दिया। बात करते हैं किसकी? व्यंजन की। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु के बारे में अवरोध उत्पन्न हो, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जिनका, या आप ऐसा कह सकते हैं जो स्वतंत्र ना हो, जो स्वतंत्र ना हो उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। परिभाषा कभी किसी पेपर में नहीं लिखने वाली। अगर आप हिंदी साहित्य पेपर दे देने है ना, यूपीएससी पेपर दे देने हिंदी साहित्य, तो फिर इसमें काम आने वाली है ना। परिभाषा कभी किसी पेपर में नहीं आने वाली है ना, तो सुन लो अच्छे तरीके से भी। चलिए है ना, लेकिन बेनिफिशियल तो होगी कहीं ना कहीं। उसके बाद बात करते हैं स्वर की, कि स्वर कितने प्रकार के होंगे आपके। तो आप कॉपी में नहीं बनाओगे स्वर के प्रकार, अभी स्वर पे बात कर रहे हैं आपके साथ है नहीं, वर्ण के अंदर स्वर पे बात कर रहे हैं। हेडिंग बनाओ सब बच्चे, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार जिस बच्चे ने लिखा हुआ ना, तो एक काम करना, रिवीजन करना अच्छे तरीके से, बार बार रिवीजन करने से गलती होने के चांस आपके 0 होंगे। स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। नंबर 1 जो आप हेडिंग बनाओगे, मात्रा या उच्चारण। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर देखो आमतौर पर क्या होता है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ देखो एक्सटर्नल आवाज के अंदर आएगी है ना, एक्सटर्नल, तो आप उसे अवॉइड कर दोगे है ना। आपको सिर्फ अपने अंदर की जो इंटरव्यू में आपको समझा रहा हूँ उस पर ध्यान देना होगा। ये मैं रोक नहीं सकता है ना, मैं मजबूर हूँ। अब मेरे पास इतना एडिटिंग तो आता नहीं कि मैं इसे एक्स्ट्रा गायब कर दूँ है ना, लेकिन धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि आपके पास जो सोर्स जाना वो पूरी तरह ऑथेंटिक हो, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। आसपास की जो टेंशन नहीं लेंगे, आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। और आप जवाब देते रहेंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे है ना, कि आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, ये आप मुझे समय समय में जवाब देते रहेंगे, पता होना चाहिए। वैसे मुझे पता लग जाता है कितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, यही कारण हो कि मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। अगर नहीं देखता तो मैं देखता ही नहीं बिल्कुल भी है ना, मैं देखता नहीं, फिर बंद कर देता हूँ मैं। कहाँ इंटरेस्ट, कहाँ टाइम खराब करना, मेरे पास भी बहुत समय कम रहता है अक्सर। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर आपको पता होना चाहिए। सुन लो, पहले सुन लो। स्वर के, हम पढ़ रहे स्वर के प्रकार। स्वर आपको बताए कितने होंगे? स्वर आपके 11 होंगे हिंदी वर्णमाला के अंदर। 11 कौन कौन से नाम लिखवा दिए गए। अब स्वर के प्रकार पढ़ रहे, स्वर के प्रकार आपको पढ़ने होंगे। किसके बेस पर पढ़ रहे स्वर के प्रकार, कैसे पढ़ेंगे? अलग अलग बेस होंगे इनके। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो सबसे पहले जो आपका पढ़ने वाले आपका वो होगा हर्ष स्वर। हर्ष स्वर या हर्ष स्वर भी कहते हैं, हर्ष स्वर या हर्ष ना कहते हैं, ये भी कह सकते हैं लघु, लघु भी कह सकते हैं इसे, लघु नहीं कह सकते ना अभी सर, तो लघु ना कहते हैं अब ये भी कह सकते हैं इसे एक मात्रिक। क्या कह सकते हैं इसे? एक मात्रिक। बताऊंगा, देखो ध्यान लगाकर, एक मात्रिक। अगर आप इसे ये नहीं कह सकते तो आप इसे ये भी कह सकते हैं, चलो और इंग्लिश का लिखते हैं, हिंदी का लिखते हैं। नंबर 2 इसे कह सकते हैं, नंबर दो जो हमारा होगा स्वर का प्रकार में, नंबर 2 होगा हमारा, वो होगा आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ। एक होगा गुरु, दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं, गुरु सबसे बड़ा हो, जैसे मैं गुरु हूं। उसके बाद आपका होगा द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। नंबर 3, जो नंबर 3 होगा, एक होगा प्लुत स्वर, प्लुत, इस पर बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। प्लुत स्वर कौन से होंगे? प्लुत स्वर कौन से होंगे? प्लुत स्वर। तो बात करेंगे अभी हर्ष स्वर की। हर्ष का मतलब क्या होगा? वे, मैंने ऊपर देखो हेडिंग क्या बनाई, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, बात करें स्वर की, केवल स्वर की बात करें, जितने भी वर्ण है ना उन्हें भूल जाओ, केवल स्वर, वो भी 11 स्वर की बात कर रहे, और 11 स्वर के अंदर से भी है नहीं निकाल कर लेकर आ रहे, और बात कर रहे कि उनके अंदर हर्ष स्वर कौन से होंगे, दीर्घ स्वर कौन से होंगे, प्लुत स्वर कौन से होंगे, ये बात कर रहे। तो थोड़ा अपना जो दिमाग का डायमेंशन हो उसे थोड़ा बड़ा करो, एक लेवल और ऊपर ले आओ उसके अंदर तक। यानी आप नींद में बैठे हुए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना।
समझे, पहले समझना होगा। तो समझो हर्ष स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, द्विमात्रिक स्वर और ये प्लुत स्वर, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर होंगे वे 3 प्रकार के होंगे। हर्ष स्वर, देखो हर्ष का उल्टा क्या हो, हर्ष का उल्टा दीर्घ नहीं होता, हर्ष का उल्टा हो गुरु, क्या हो, लघु का उल्टा हो दीर्घ, लघु का उल्टा हो क्या हो, दीर्घ। तो हर्ष का उल्टा क्या हो, गुरु। यहाँ तो आपको विलोम शब्द भी याद हो रहे हैं, विलोम शब्द भी याद हो रहे, यूं ही नहीं है। तो मैंने बताया सब चीज़ एक दूसरे से लिंकिंग है, आप जितना ध्यान लगा पढ़ोगे नई चीज़ दिखाई देगी। 3 इडियट पिक्चर को मैंने लगभग ऐसे देखा था 100-150 बार, और जितनी बार भी देखा उतनी बार उसके अंदर कुछ ना कुछ नया दिखाई दिया, है ना, इंटरेस्टिंग था। यही है, जितनी बार वीडियो देखोगे ना इंटरेस्टिंग दिखा देगा, है ना, कुछ ना कुछ सीखने वाला मिलेगा। ये जितनी बार भी रिविजन करोगे आप, है ना, वीडियो कहीं देखना, आपको तो देखना सिर्फ 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, कुछ समय बाद भूल जाओ, लास्ट में देख लेना, रिक्वेस्ट कर देना मुझे, है ना। मैं हाइड नहीं करने का, जो वीडियो को प्राइवेट नहीं करने का, है ना। लेकिन मेरी आपसे अब आगे जो भी वीडियो आएंगे ना, वे लगभग सारे जो वीडियो होंगे मेरे सारे, उनका जो सोर्स होगा वो ऑथेंटिक रहने वाला, बहुत अच्छा सोर्स रहने वाला, है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्लुत स्वर, चलो प्लुत स्वर की बात करते हैं। हर्ष स्वर कौन सा होगा, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, यानी वे स्वर जिनकी केवल एक मात्रा होगी, वे स्वर जिनकी केवल एक मात्रा होगी या जिन्हें बोलने में कम समय लगता होगा। लघु का मतलब कम समय लगता होगा, उच्चारण लिखा हुआ नहीं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वे स्वर जिन्हें बोलते समय बहुत कम समय लगता होगा उन्हें बोलते हैं हर्ष स्वर, लघु स्वर, लघु स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। चलिए वे कौन कौन से होंगे सर, उनका नाम तो बताएंगे आप ना, चलो सर नाम बताएंगे उनके, घबराओ मत बिल्कुल भी। उनका नाम होगा अ, फिर होगा बड़ी ई, फिर होगा ऊ, वो भी छोटा ऊ, एक होगा री। इन्हें बोलते हैं कौन से स्वर, हर्ष स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। सर ये भी समझाओ दीर्घ स्वर क्या होगा, 1 मिनट रुको, सर बताएंगे कि दीर्घ स्वर क्या होगा। तो दीर्घ स्वर बोलते हैं, सुनते हो, दीर्घ स्वर होंगे जिन्हें बोलते समय 2 गुना समय, एक मात्रिक स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता होगा, देख लो कौन कौन से होंगे आपके। ये आएंगे आपके कौन कौन से, जो बच गए 4 तो ये आएंगे, तो कितने बच गए, 4 और 7 बच गए, 7 और 4 11 ही तो ओके, 7 बच गए, 7 के साथ इसके अंदर ही आगे चले आएंगे। एक होगा आपका आ, एक होगा आपका ई, एक होगा आपका ए, एक होगा आपका बड़े वाला ए, एक होगा आपका ओ, यहाँ बड़ा वो भी लिख लेना यार, बड़ा वो। उसके बाद होगा आपका बड़े वाला आओ। अब देखो इन्हें बोलने में ए को जब आप बोलोगे ए का उच्चारण करो ए, ठीक है, कम समय लगा नहीं। अब बोलो आ, 2 गुना समय लगा कि नहीं लगा। तो जिन्हें 2 गुना समय लगता होगा दीर्घ स्वर, जिन्हें कम समय लगता होगा लघु स्वर। नाम अलग अलग बताए गए बोर्ड पर भी, है ना, तो याद रखना। तो जिन लास्ट के 3 है ना, ये लास्ट के 4 है, 1 2 3 4, ये नियम दीर्घ भी है और लघु भी है। जहां दीर्घ भी हो और लघु भी हो उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। पेपर में पूछा गया संयुक्त स्वर की संख्या कितनी हो, आपसे ये पूछा गया कि जो हर्ष स्वर की संख्या कितनी हो, हर्ष स्वर की संख्या कितनी हो, 4। यही पूछा गया पेपर में प्रश्न। ये पूछा गया कि जो आपके दीर्घ स्वर के अंदर क्या दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर हो, जी हाँ हो। इसके अंदर जो बाद के दिखाई देंगे ना 4, इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर, इन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो फिर ये प्लुत किसे कहते हैं, ये प्लुत क्या भला, है ना। आपको पता होना चाहिए प्लुत दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो, 7 होगी, इतना तो सेंस लगा सकते हो। 4 ऊपर 7 नीचे, 7 और 4 कितने होंगे आपके 11 होगी, इतना अंदाजा लगा सकते हो। तो फिर प्लुत स्वर क्या हो, अभी बताऊं। देखो समय इजाजत नहीं दे रहा, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं, इसकी मैं बात अगले वीडियो के अंदर करने वाला। ये प्लुत स्वर किसे कहते हैं, यानी हिंदी को ना एक क्रमवार लेकर चलूंगा, उसके बाद कभी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वादा किया तो हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आज के एपिसोड में देखता हूँ, धन्यवाद।